13 जून को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। जिस व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया होता है वो पुलिस को बताता है कि टर्न रोड पर एक घर मौजूद है, जिस घर में से काफ़ी बुरी और तेज़ बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि उस घर में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डेड बॉडी अब सड़ रही है। जैसे ही पुलिस को कंट्रोल रूम पर यह सूचना मिलती है, पुलिस अध्यक्ष अपनी टीम के साथ टर्न रोड पर मौजूद C13 मकान पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को भी एक बहुत गंदी बदबू महसूस होती है, जो कि घर में बने एक कमरे से आ रही थी। कमरे में जाने के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा अंदर से ही बंद था और दूसरा दरवाज़ा बाहर से बंद था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि किसी व्यक्ति ने किसी को ख़त्म करके अंदर डाला है और बाहर से कुंडी मारकर भाग गया है। मौके पर पुलिस जो पहुंची होती है वो देखती है कि दरवाजे के नीचे जाली लगी हुई है और उसी जाली से बदबू आ रहा है। पुलिस तत्काल प्रभाव से उस जाली को काटती है और काट करके एक व्यक्ति उस कमरे में घुसता है और अंदर जाकर के कुंडी खोल देता है। और जब रूम खुलता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक महिला और एक पुरुष की लाश पड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल फूल चुकी है, बिल्कुल सड़ने लगी है। कमरे में काफ़ी खून जमा हुआ है। लाश जो पड़ी हुई है उसमें कीड़े लग गए हैं। लेकिन पुलिस को बड़ा एक खास बात दिखाई देती है। महिला और पुरुष के लाशों के बीच में एक 4-5 दिन का बच्चा भी लेटा होता है। जब पुलिस उस बच्चे को देखती है तो तुरंत पुलिस उस बच्चे के पास जाते हैं और देखते हैं तो बच्चे की सांस चल रही थी, यानी बच्चा अभी जीवित था। लेकिन बगल में 2 लाश होने के कारण और उन लाशों में कीड़े लगने की वजह से वो कीड़े उस बच्चे पर भी रेंग रहे थे। बच्चे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा भी अब बच नहीं पाएगा। बच्चे को देखते ही पुलिस तत्काल एम्बुलेंस को सूचना देती है और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाता है, ताकि कम से कम पुलिस उस बच्चे को तो बचा ही सके। बाकी पुलिस जो 2 डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। जांच के मुताबिक 25 साल के कासिफ और उसकी पत्नी 22 साल की अनम की ये डेड बॉडी थी। जिस कमरे में डेड बॉडी थी ये इन लोगों का कमरा नहीं था। 4 महीने से ये लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे थे और जो मकान मालिक है उसका नाम सोहेल था। तो पुलिस ने मकान मालिक सोहेल से भी पूछताछ की कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्या देखा है, क्या सुना है, सब कुछ बताइए। और फिर मकान मालिक कुछ बातें बताता है। मकान मालिक बताता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद उसके माता पिता घर से बाहर नहीं निकलते थे। कासिफ अगर घर से बाहर भी जाता था तो वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता था और उसके बाद जाता था। लेकिन डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद ये लोग कमरे से बाहर नहीं आए और धीरे धीरे बदबू आने लगी। बदबू आने की वजह से ही हमने पुलिस को ये सूचना दी थी। अब जांच परख चल ही रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि इन्हें किसी ने ख़त्म किया था, कोई साजिश के तहत। पर कौन, ये कोई नहीं जानता। पुलिस को ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए पुलिस मृतक कासिफ के बारे में, उसके पिछले जीवन के बारे में सब कुछ पता करने लगती है। और सामने आता है एक सच। सामने आता है कि कासिफ के साथ जो औरत की मृत्यु हुई थी वो उसकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी कासिफ की गांव पर है। और दूसरी बात, कासिफ ने बहुत सारे लोगों से उधार पैसे भी ले रखे हैं जो कि वो चुका नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो बहुत टेंशन में था। जो उधार वाली बात है उसको पुलिस बिल्कुल दरकिनार कर देती है कि कासिफ ने जिससे उधार लिया था उन लोगों ने कासिफ को नहीं ख़त्म किया होगा, क्योंकि अगर कासिफ ही ख़त्म हो जाएगा तो उनका उधार कौन चुकाएगा। जो भी थोड़ा बहुत चांस बचा है कि कासिफ उनका पैसा लौटा सकता है, कासिफ के ख़त्म होने के बाद वो पैसा लौटाने की संभावनाएं भी ख़त्म हो जाएंगी।
इसीलिए पुलिस उधार पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देती। लेकिन पुलिस को अब सारा शक उसकी पहली बीवी पर चला जाता है कि शायद पहली बीवी दूसरी बीवी से खुश नहीं होगी, इसी वजह से दूसरी बीवी और अपने पति को ख़त्म करवाया है। और इसीलिए अब पुलिस का सारा शक काशिफ की पहली बीवी पर चला जाता है और इसीलिए पुलिस काशिफ की पहली बीवी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। काशिफ की पहली बीवी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो काशिफ की पहली बीवी कहती है कि काशिफ दूसरा शादी भी कर लिया था, फिर भी हमारे और उसके बीच में संबंध ठीक थे, आपस में बातचीत हो रहा था। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन किया उसे और वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने काफ़ी बार किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए मैं सहारनपुर से देहरादून चली गई क्योंकि काशिफ वहीं पर काम करता था और ये लोग वहीं पर रहते थे। तो मैं गई देखने कि क्या सही में वो गायब है या फिर क्या हुआ है उसके साथ, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो गेट बंद था, ताला लगा हुआ था और इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। अब काशिफ की पहली बीवी ने अपना सारा स्टेटमेंट दे दिया, जिसको पुलिस ने वेरीफाई भी किया और काशिफ की पहली पत्नी जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। उसने बहुत बार फ़ोन भी ट्राई कर रखा था और उसने थाने में रिपोर्ट भी गुमशुदगी की लिखवाई थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने काशिफ के माता पिता से भी बात की। उनका भी यही कहना था कि बहू काशिफ को ऐसा कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वही इसका खर्चा चलाता है। अगर इसने काशिफ को ही ख़त्म कर दिया तो खर्चा चलाएगा कौन। तो इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस काशिफ की पहली पत्नी पर शक करना बंद कर देती है। उसे लगता है कि इसने कुछ नहीं किया। तो आखिर किसने क्या किया है ये अब पुलिस को समझ में नहीं आता। लेकिन तभी काशिफ की दूसरी पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके फ़ोन से एक वीडियो वायरल होने लगा और वो वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें काशिफ की दूसरी पत्नी अनम जो इस दुनिया में नहीं है, वो उस वीडियो में कह रही है कि मेरा भाई मुझे और मेरे पति काशिफ को ख़त्म करना चाहता है। कई बार कोशिश भी कर चुका है, प्लान भी बना चुका है और कई झूठे मुकदमे में फंसाने का प्लान भी बनाया हुआ है। तो काशिफ की दूसरी पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने भाई को लेकर के शक जता रही थी उस वीडियो में और ये शक की वीडियो पुलिस के हाथों लग गई। यहाँ पर अब बुधवार का दिन था। मृतक काशिफ के पिता काशिफ की पत्नी अनम के भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए वो कंप्लेंट कर देते हैं, तहरीर डाल देते हैं थाने में कि जो भी ये सब हुआ है अनम के साथ भी और काशिफ के साथ भी, वो अनम का भाई ही ये सब किया है। उसके बाद पुलिस उस वीडियो को देखती है और पिता के तहरीर पर भी अब शक की सुई अनम के भाई की तरफ घूमती है। दूसरी तरफ पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही थी जहां पर यह घटना हो रखा था, जहां पर 2 लाशें मिली थी, अनम की और काशिफ की। सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे नहीं लगे थे, लेकिन रोड पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज में 13 जून को एक हुंडई कार दिखी, जिस पर पुलिस को शक हुआ क्योंकि वो कार कासिम के घर के साइड आती है और फिर कुछ देर बाद रुक करके फिर चली जाती है। पुलिस को इस हुंडई कार पर शक होता है क्योंकि ये हुंडई कार सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी, जिसकी वजह से कार पर लिखे गए नंबर भी पुलिस को दिख गए और उसी कार के नंबर से कार के मालिक का पता पुलिस लगा लेती है और कार के मालिक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। कार के मालिक का नाम होता है असवद और असवद कबूल कर लेता है कि ये कार मेरी ही है, लेकिन जिस दिन की बात ये है उस दिन ये कार मैंने शहबाज को दी थी और पुलिस अब शहबाज को पकड़ने के लिए निकलती है और वो उसके बारे में पता करती है। पुलिस जब शहबाज के बारे में पता करती है तो शहबाज कासिम की पत्नी का भाई निकलता है। वही कासिम की पत्नी जो अपने भाई पर एक वीडियो में आरोप लगा चुकी थी कि मेरा भाई मेरे पति और मेरे को ख़त्म करना चाहता है। अब पुलिस को लगने लगा कि हम केस के बहुत करीब जा चुके हैं और वाकई में पुलिस करीब जा चुकी थी।
शहबाज को गिरफ्तार करती है और पूछती है कि तुमने अपनी बहन और अपने जीजा को क्यों ख़त्म किया। लेकिन शहबाज मुकर जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब पुलिस भी फंस जाती है कि वो कबूल नहीं कर रहा है। तो पुलिस फ़ोन का CDR को निकालती है, लोकेशन को निकालती है, हर एक चीज़ को निकालती है। पुलिस को पता चलता है कि शहबाज ने अपना फ़ोन 10 तारीख की रात को स्विच ऑफ किया था और 11 तारीख की सुबह को अपना फ़ोन ऑन किया था। अब क्या है कि बहुत सारे लोग अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं रात के वक्त, क्योंकि वो सोचते हैं कि रात को कोई मुझे सोते वक्त डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ऐसा जो भी लोग करते हैं वो रोज़ करते हैं या फिर अक्सर कर ही देते हैं। लेकिन शहबाज ने 10 तारीख को पहली बार रात को फ़ोन स्विच ऑफ किया था और 11 तारीख को खोला था। ऊपर से पुलिस को शक भी था बहुत ज़्यादा शहबाज के ऊपर, और इसीलिए पुलिस हर एक चीज़ को, गाड़ी का वहाँ पर लाना, CCTV में दिखना, बहन का आरोप लगाना, वीडियो बना करके कहना, फ़ोन का स्विच ऑफ होना और भी बहुत कुछ सारे सबूत जितने भी मिले थे पुलिस को, वो ला करके शहबाज के सामने रख देती है, जिससे शहबाज एकदम दब जाता है और पुलिस उससे सबूत रख कर के सामने सख्ती से पूछती है, और जिससे शहबाज टूट जाता है और स्वीकार कर लेता है कि हाँ, जो किया है वो मैंने ही किया है। अब ऐसा क्यों किया है शहबाज ने, अपनी ही बहन और अपने ही जीजा को क्यों ख़त्म किया है, ये पुलिस के मन में विचार आता है और ये भी जवाब देता है शहबाज। देखिए क्या बताता है। शहबाज बताता है कि काशिफ और मैं एक दोस्त हुआ करते थे और हम दोनों एक ही गांव के हैं। काशिफ मेरे घर पे आया जाया करता था और उसने मुझे धोखा दिया और मेरी जो बहन है उसके साथ वो चक्कर चला काशिफ का, और वो उसे लेकर के बाहर निकल गया, जबकि काशिफ की शादी हो चुकी थी। काशिफ मेरा अच्छा खासा दोस्त था, लेकिन उसने मेरे ही घर पे ऐसा किया और इसी वजह से शहबाज के मन में बदले की भावना उठी और शहबाज ये सब किया। और ये काफ़ी लंबे समय से ये कोशिश कर रहा था ये सब करने की, बस प्लान फेल हो जा रहा था, लेकिन इस बार उसने ये सब कर दिया। रही बात फ़ोन स्विच ऑफ करने को 10 तारीख को, तो 10 तारीख को ही शहबाज ने कासिम और उसकी पत्नी अपनी बहन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 13 तारीख को वो फिर से आता है और जो डेड बॉडीज़ हैं उसे लेकर कहीं ठिकाने लगाने की सोचता है। लेकिन वो जब आता है कार से तो इतनी स्मेल आ रही थी कि वो इस प्लान को ख़त्म कर देता है और वहीं पे डेड बॉडीज़ को छोड़ के वापस चला जाता है। 10 तारीख को जब वो ख़त्म किया इन लोगों को तो CCTV फुटेज में नहीं आया था, पर 13 तारीख को जब वो लाश को ठिकाने लगाने ले जाने के लिए आता है तब वो CCTV फुटेज में आ गया था और उसी फुटेज की वजह से शहबाज पकड़ा गया। और ये घटना बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है कि ये घटना कोई फेक घटना है। आप गूगल कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए। राम राम।